हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के जेईई के पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। पेपर का लेवल मैं बताऊं कल के ही जैसा था। डायरेक्ट एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड थे। इजी था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, बहुत आसान था। अगर आप कंपेयर करेंगे पीवाईक्यू से तो वो उससे भी ज़्यादा इजी था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? न्यूक्लियस से जो हमारा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो ये आया था कि रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालिए। आपसे क्वेश्चन जो आया था वो आया था रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालिए, और दो न्यूक्लियस दिए थे। ऐसा बच्चा कह रहे कि दो न्यूक्लियस आपको दिया है ऑक्सीजन टू हीलियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑक्सीजन टू हीलियम। तो आपको पता होगा जो किसी भी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है, वो मास नंबर पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या था? 1, या आप कांस्टेंट कह सकते हैं कि इसकी भी वही आएगी, इसकी भी वही आएगी, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो फिक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, 2.38 समथिंग होती है। ठीक है, आप 10 की पावर में बताइएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि जो VRMS है उसकी टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होगी। तो बच्चों VRMS कि जो जो फॉर्मूला होता है, कई बार इससे क्वेश्चन आ गया है, 3RT/m होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें √T होती है। ठीक है, मास भी बता दिया मैंने। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा 3 टाइप की वेलोसिटी होती है। रैम से हम उसको याद करते हैं RMS, ए से एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो इन तीनों का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इसकी डिपेंडेंसी पूछी थी, तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको अगर मैं बताऊं तो आप हंसोगे, इतने सरल सरल क्वेश्चन आए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों? थर्ड ये था कि एक कार है, एक्स डिस्टेंस वो V1 से चल रही है और उतनी ही डिस्टेंस वो V2 से चल रही है। मतलब मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है, ये वो V1 से चल रही है, और यहाँ से फिर एक्स डिस्टेंस वो V2 से चल रही है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस V1 से और सेकंड जो एक्स डिस्टेंस है वो V2 से सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो एवरेज बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी आपने कई बार करा होगा, अगर आप जेई की बच्चे हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2। कंसेप्ट क्या था? आप टाइम निकालते, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से दोनों का टाइम निकालते और ऐड कर देते। एवरेज वेलोसिटी बाई टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, आंसर आ जाता। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या था? सोलेनोइड का, अगेन वही सोलेनोइड का क्वेश्चन था। तो सोलेनोइड में आपसे पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार इससे क्वेश्चन आ रहा है, आप सोलेनोइड को तैयार कर लीजिए। तो पूछा गया था कि जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है सोलेनोइड की, और उसमें करंट आपकी 2 एम्पियर है। ठीक है, लेंथ और करंट दी थी, और इस बार नंबर ऑफ टर्न दिए थे आपको 40। ठीक है, तो आपसे पूछा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना है। कई बार बच्चों ऐसा हो सकता है आपसे सोलेनोइड के बाहर पूछ दिया जाए, तो इस बात का ध्यान रखना, बाहर उसका 0 होता है। ठीक है, वहाँ पर भी आप फॉर्मूले लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? B = μ0 Ni। और जहाँ पर ये जो n है ना बच्चों, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो μ0 की वैल्यू रख लीजिए 4π × 10⁻⁻7, और n की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 40, l है हमारे यहाँ पे 20 × 2। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लेना, 10⁻⁻2, और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था वो AM और FM का क्वेश्चन था। तो आपसे ये कहा गया था कि जो AM मॉड्यूलेशन है, AM मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 किलो हर्ट्ज़ है, और कैरियर की 2 मेगा हर्ट्ज़ है। ठीक है, जो मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी है वो आपको लगभग 5 दी थी, 5 किलो हर्ट्ज़, और जो कैरियर की थी वो दी थी 2 मेगा हर्ट्ज़। और आपसे पूछा था कि बैंडविड्थ निकालो। तो बच्चों बैंडविड्थ कितनी होती है? मैं आपसे बार बार कहता हूँ कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बैंडविड्थ जो AM और FM का होता है वो होता है 2 टाइम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो 2 टाइम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी करते तो इसका आंसर क्या आ जाता? 10 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एटम में कई बार इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था।
अगला क्वेश्चन अगेन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस टाइप का सर्किट दिया था। तो एक ऐसा सर्किट था बच्चों, आपसे पूछा क्या गया था, ये देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, और ये लगभग 3 दिया था। कोई कुछ भी हो सकता है डेटा, बस क्वेश्चन का आप आइडिया लीजिए। और यहाँ पे ए और बी है। तो आपसे कहा था कि इस सर्किट का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, 4 है, और ये आपका 4 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल के कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत आसान पेपर था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक कार है जो मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। एक कार मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, और उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस थी वो दी थी 40 मीटर, और आपसे कहा था कि जो उसकी स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर्कल में घूम रही है, जिसकी स्पीड 20 है और ये स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और रेडियस 40 है। तो पूछा था कि एंगल मेड बाय कार, ठीक है। तो कार का एंगल पूछा था। तो कई बार हमने इसको करा है, अगर आपको पता होगा। इस क्वेश्चन में जैसा आप इसको ब्रेक करेंगे, मान लीजिए ऐसे ये मूव कर रही है, तो ऐसे इससे आपका एंगल पूछा था। अगर ये थीटा है और इसके ऊपर ये टेंशन लगा है, ठीक है, तो इस पर एक सेंटीमीटर mv²/r, ठीक है, और इसका एक वेट, और इस टेंशन को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो इस साइड को थीटा, तो t cos थीटा, और इधर को t sin थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, t sin थीटा इक्वल टू mv²/r और t cos थीटा इक्वल टू mg। तो आपसे पूछा था कि वट एंगल क्या होगा जो ये पेंडुलम इससे एंगल बनाएगा सेंटर पे, वो कितना होगा। तो आप देखिए m दिया है, मास आपको नहीं दिया, ये दिया है, t sin थीटा दिया है। आप एक काम करिए, यहाँ से जो आपका t sin थीटा दिया है, t sin थीटा आपके किसके बराबर हो जाएगा, ये cos थीटा है, तो t sin थीटा हो जाएगा आपका, अब मास तो आपको दिया नहीं, तो एक काम करो, इसको डिवाइड ही कर दो आप। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, ठीक है। मुझे लगा मास दिया है, नहीं दिया था, तो v और r दिया है, तो यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा। तो सर्कुलर मोशन से भी एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, और हमेशा जंपिंग वाला आ रहा है। जंपिंग मतलब ये आया था कि एक कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, और यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। आगे कह रहा था कि अगर फोर्थ से वो थर्ड में आए, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। तो इन दोनों का रेशियो दिया था λ1/λ0 इक्वल टू 20/x। तो x की वैल्यू निकालो। तो बोर का तीसरा पॉस्टुलेट है, जब भी कोई ऊपर से नीचे जंप कर रहा है तो उस पर आपको एक फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला क्या था, 1/λ इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम है, 1/λ इक्वल टू r 1/ni² माइनस 1/nf²। बस याद रखिए कि n1 ग्राउंड के लिए होता है, फर्स्ट के लिए 2 होता है, सेकंड के लिए n3, थर्ड के लिए n4, ऐसे एक बढ़ा दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली पहले केस में 2 से 3 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ऐसे इसको सॉल्व करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे एक अगर मैं इसमें क्वेश्चन बताऊं, अगला जो क्वेश्चन आया था बच्चों वो आया था कार्नोट इंजन का। तो कार्नोट इंजन में ऐसी क्वेश्चन आया था। कार्नोट इंजन का जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, ईटा, जो एफिशिएंसी होती है उसकी ईटा। तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, बस उसमें एक ही चीज़ बच्चे गड़बड़ करते हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस, याद रखना, टी टेम्परेचर ऑफ लोअर मतलब सिंक का ओवर टी टेम्परेचर ओवर सोर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं Q2/Q1, या आप कह सकते हैं कार्नोट इंजन में इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। इधर कहीं सोर्स होगा, Q1 आया, और यहाँ से Q1 देगा, कोई वर्किंग सब्सटेंस है वर्क, और यहाँ से
Q2 निकल गया, ये सिंक है तो वर्क होता है Q1 माइनस Q2। तो इससे क्वेश्चन ऐसा आया था कि इसकी इफ़िशियंसी जो है 50% है, ठीक है, और सिंक का जो टेम्परेचर है टी लोअर जो है TL वो आपका 600 केल्विन है। हमेशा इसको SI में रखना। और पूछा था कि आप टी हायर निकालिए जब इसकी इफ़िशियंसी 70% हो जाए, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से इस डेटा से टी हायर निकाल लो, उसके बाद आपको टी हायर कब निकालना है, जब इफ़िशियंसी 70% हो जाए, मतलब 70/100 हो जाए, मतलब 2 बार इसमें कार्नोट इंजन लगाना था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो आया था, एग्जैक्ट डेटा उसका पता नहीं है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको ये फॉर्मूला पता होगा, टी अगर डेप्थ है उस ब्लॉक की तो साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, इससे डेटा दिया था आपको और क्वेश्चन पूछा था कि इसकी वैल्यू निकालो। अच्छा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आज भी थ्योरी वाला क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऐसा था कि फोटो डायोड किस काम यूज़ होता है, तो और फोटो इलेक्ट्रिक से आप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी थ्योरी आप अच्छे से करके जाएं। अच्छा जी, NCERT का एक फेमस क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक बॉडी कूल होने में, कूल कहाँ से, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 84 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मिनट में होता है। तो बताइए 74 डिग्री सेंटीग्रेड से 68 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में होगा, और कहा था सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना लीजिए। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये आया था। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का है, मतलब इस क्वेश्चन ये था, और बॉडी कूल फ्रॉम 96 डिग्री सेंटीग्रेड टू इतना एट इतने टाइम में, तो हाउ मच टाइम रिक्वायर फ्रॉम कूलिंग 74 डिग्री सेंटीग्रेड टू 68। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा कहानी है, T2 माइनस T1 ओवर डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू के T1 प्लस T2/2। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा देना है, ये सराउंडिंग का है। तो ये अगर आपका T1 है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये T2 कर लीजिए, ये T1 है, ठीक है, ज़्यादा वाले को T2 कर लो। तो एक बार आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, यहाँ से K निकल जाएगा, फिर हो जाएगा। तो जैसे इसको हम करेंगे तो पहले वाले में डिफरेंस 2 हो गया, इक्वल टू K, इनका एवरेज निकाले तो ये आ जाएगा आपका 84 96, और इसमें से 22 हटाना है तो 68, ठीक है। TS कितना दिया है, ये TS है सराउंडिंग का 68, तो आप देखेंगे 6 आ गया है, और 6 से अगर ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आपका 6/68। अब आप दूसरे पर लगाइए तो 74, और इसका अगर आप गैप करेंगे, ये T2 माइनस T1, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरे पर लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, अपॉन में हमें ये नहीं पता, यही निकालना है हमको, इक्वल टू K की वैल्यू आप ये रख दीजिए, और T इन दोनों का एवरेज निकालिए, एवरेज निकाल के जब 71 माइनस 22, इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा T निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका एक स्पेयर दिया था और आपसे पूछा गया था कि इसकी रेडियस R है, आप इस पॉइंट P पे निकालो जिसकी डिस्टेंस 2R/3 है, यहाँ पे निकालो पूछा था। अच्छा, और ये जो था हमारा, ये डिस्क था। तो सिंपल सा बच्चों इस पर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देनी थी। इस डिस्क के सेंटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट आपका निकल जाता, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन से अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो डायमेंशन से जो क्वेश्चन आया था आज, वो ये आया था सरफेस टेंशन की डायमेंशन, ठीक है, ये तो करेक्ट क्वेश्चन है जिसने भी बताया सरफेस टेंशन का। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आया था आज, प्रेशर की डायमेंशन। तीसरी जो आई थी विस्कोसिटी, कई बार मैं आपको डायमेंशन की वीडियो करा चुका हूँ, उसमें मैं बार बार कहता हूँ विस्कोसिटी कर लीजिए, और इम्पल्स, ठीक है, इतने का आपको डायमेंशन पूछा गया था, ठीक है। और एक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चन था, और एक वेव से भी आया था। तो ये आपका आज का शिफ्ट का है क्वेश्चन है जो अभी मिल पाए, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन पक्का है।